हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। इस वीडियो को हम बाईलैंग्वेज करेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे दोस्त भी हैं तो साथ में हमारे दुश्मन भी है, इस चैप्टर में है। तो चलिए इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझते जाएंगे। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आईज अलोन, यानी कि हम अपनी नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते। उनको हम क्या बोलते हैं भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सिंपली पता लग गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओनली हमारी जो सिंपल आई है उनसे नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप, तो हम उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसको बोलेंगे माइक्रोब्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे बात करें तो क्या है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल होते हैं साइज में। दे कैन नॉट सी अनएडेड आई, ये बात आपको अभी बताई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि अनएडेड आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच है, जैसे फंगस हैं दैट ग्रो ऑन दी ब्रेड। जो फंगस है वो कहाँ उगती है? आपने ब्रेड खाए होंगे, ब्रेड के ऊपर अगर हम बाहर छोड़ दें तो वहां पे उस पर ब्रेड लग जाते 2-4 दिन के बाद में। कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हम फंगस को देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में। इसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो 4 इसके मेजर ग्रुप है। कौन कौन से? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है हमारा प्रोटोजोआ, चौथा है एल्गा। क्या बताया? बैक्टीरिया, कई लोग इसको फंजाई भी पढ़ते हैं तो हम फंजाई भी बोल देंगे, फंगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटोजोआ और एल्गा। चलिए उसके बाद में एक अलग ग्रुप और है, 5th, ये है आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप। ये भी बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं है इसलिए इनको अलग डाला गया है, वायरस। ठीक है भाई, तो वायरस क्या है? नॉन लिविंग में आता है। तो अगर यहां पे बात करें, ये क्या है? ये भी माइक्रोस्कोपिक है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, और ये कहां? सिर्फ सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि जब तक ये बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग रहेंगे, जब किसी होस्ट बॉडी में एंट्री कर जाएंगे तो ये लिविंग बन जाएंगे। यू मे हैव ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है, आजकल वायरस का नाम चल रहा होगा कोरोना वायरस, वो भी इसी टाइप का है भाई, वायरस का ही ग्रुप का है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा। देखो बैक्टीरिया, ये देखिए बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। स्पाइरल शेप है यहाँ पे, ये रोड की शेप के आपको बैक्टीरिया दिख रहे होंगे। उसके बाद में आगे चले हम तो यहाँ देखिए एल्गा, ये एल्गा है जो कि फर्स्ट ग्रुप तो आपका हो गया बैक्टीरिया वाला। सेकंड ग्रुप हमारा क्या है? एल्गा। एल्गा में दिखा रखा आप लोगों को स्पाइरोगायरा दिखा रखा है, क्लाज्मोडोमांस दिखा रखा है। इसी प्रकार से थर्ड ग्रुप की बात करें तो प्रोटोजोआ आपको दिखा रखे हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ये आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो कि प्रोटोजोआ ग्रुप में आते कौन? अमीबा भी और पैरामीशियम भी, और एल्गा में आते क्लाज्मोडोमांस और एक स्पाइरोगायरा। इसी प्रकार से अगर हम नीचे चलें 4th नंबर पे, जो 4th ग्रुप बताया था फंजाई का, इसमें ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम, एस्पिरगिलस, ये 3 ग्रुप है आपका। पेनिसिलियम से दवाई भी बनती है, आपको पता होगा एंटीबायोटिक टैबलेट इनसे बनती है, फंजाई से। चलिए यहां पे आपको लास्ट में एक पिक्चर और दिखा रहा हूं 5th नंबर पे, जो मैंने बताया था, इसको वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। ये वायरस की पिक्चर है कि वायरस की शेप कैसी होती है। अब बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, कोई डाउट लगे आपको तो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी ऑफ सिंगल सेल, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में ले रहा हूं ना, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी कोई समस्या आती है हिंदी ज्यादा यूज करनी तो और भी ज्यादा यूज कर लेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? मे बी सिंगल सेल, लाइक जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गा, प्रोटोजोआ। जैसे कि क्या बताया भाई? सिंगल सेल के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गा है, और प्रोटोजोआ सिंगल सेल। यहां तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर में भी आते हैं, जैसे कि एल्गा और फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलर में भी आते हैं भाई, है। तो ये याद रखना है, एल्गा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया सिंगल सेल हो गए। कुछ एल्गा के मल्टीसेलर में भी मिल जाएंगे, तो इसीलिए नीचे लिख रखा है मल्टीसेलर में एल्गा आता है, और प्रोटोजोआ ये यूनिसेलर में आता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खास बात यह है कि किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि जिंदा रह जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस टू कोल्ड, अगर हम बात करें तो
बर्फ वाले एरिया में भी रह जाएंगे, हॉट स्प्रिंग एरिया में यानी कि बिल्कुल गर्मी वाले एरिया में रह जाएंगे, यहां तक कि डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में भी रह जाएंगे। मार्शलैंड मतलब हो गया आपका जो समुद्री एरिया है, यानी कि दलदली क्षेत्र बोलेंगे इसको, दलदली क्षेत्र में भी ये वहां रह जाएंगे। तो ये कभी भी मर नहीं सकते, यानी कि किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, यहां तक कि हमारी बॉडी में ह्यूमंस की भी बात कर ले तो ह्यूमन की बॉडी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात करें, लिव अलोन, अकेले भी मिल जाते हैं। जब जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया की बात करें तो कॉलोनीज में भी रहते हैं भैया, कॉलोनीज का मतलब ग्रुप में, तो ग्रुप में भी रहते हैं। अमीबा की तरह के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जो अलोन भी रह जाते हैं। आगे बात करें तो यहां पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं मतलब फायदेमंद होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं यानी कि कोज डिजीज यानी कि बीमारियां भी फैलाते हैं। चलिए इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हार्मफुल के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे काम में आ रहा है, अल्कोहल बनाने में काम में आती है। आजकल सुना होगा ना कि जो हमारे हैंड सैनिटाइजर आ रहे हैं उनमें 80 से 70% के लगभग क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। तो यानी कि अल्कोहल अगर वो नहीं होता तो वायरस को मारने में कैसे काम करते, ठीक है ना। कुछ लोग ड्रिंकिंग में भी पर्पज के लिए भी इसको अल्कोहल को यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो केमिकली प्रिपेयर अल्कोहल उसकी बात कर रहे हैं, ओनली OH की बात कर रहे हो। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बात करें, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, ये हमारे लिए इससे भी फायदे होते हैं कि हमारे एनवायरमेंट को साफ भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जो वेजिटेबल के पील्स हैं यानी कि छिलके हैं ऑफ ये, उसके बाद रिमेन्स ऑफ एनिमल, जैसे एनिमल मर जाएं तो उनका कुछ रिमेन्स बच जाता है, आपने देखा होगा जानवरों को हम डाल के आ जाते हैं जब मर जाते हैं तो, या फिर फिशेज की बात करें यानी कि उनका जो वेस्ट है उनकी बात करें, आर ब्रेक, वो आपने देखा होगा ना, अगर हम कल डाल के आए तो 1 महीने बाद जब देखेंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू दी हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा वो कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं भाई। और इससे क्या होता है, दे आर यूज टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन, ये हेल्प करते हैं हमारी सोइल की उपजाऊपन को इंक्रीज करने के लिए भाई। चलिए उसके बाद में यहाँ पे ये लड़की है, ये पूछ रही है, क्या बोल रही है, आई सा माय मदर एडिड ए लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क, यानी कि गर्म दूध में मेरी मम्मी को मैंने दही मिलाते हुए देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर में अगर दही जमाते होंगे तो उसमें छाछ यानी कि लस्सी या फिर दही डालते होंगे। तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी। तो दूध में आपसे क्वेश्चन बढ़ जाता है कि दूध या दही में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, तो आंसर है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मिल जाता है, जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही बनाने में हेल्प करता है। कैसे, जब हम इसको डाल देते थोड़ा सा तो पूरी रात में क्या होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, और धीरे धीरे करके एसिड बनाता है यानी कि कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है दूध को। बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज, चीज बनाने में यानी कि पनीर, पिकल, अचार बनाने में, और मैनी अदर फूड आइटम, जैसे कि आप बात करें रवा, सूजी, इडली, ठीक है, भटूरा, इनमें भी इसका बहुत ज्यादा हेल्प होता है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, कोई डाउट आए कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बात करते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने कहा था ना अल्कोहल बनाने में, तो एक ईस्ट ही है जिसका हम वेरी इंपॉर्टेंट यूज है ईस्ट का अल्कोहल बनाने में। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2। देखिए यहाँ पे मैदा में हम क्या डाल रहे हैं, ईस्ट डाल रहे हैं, जो मैदा है उसमें क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो फूल गई है, क्यों फूल गई, क्योंकि जब ये रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और बबल ऑफ द गैस भर जाते हैं, और डग मतलब आटा, जो आटा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, फूल जाता है। तो ईस्ट इज इन यूज किस में किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। अगर आपसे पूछ जाए कि ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं तो क्या बताओगे, बेकिंग इंडस्ट्री में भी, यानी कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में, इसमें भी इसका यूज होता है। उसके बाद में कमर्शियल यूज की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो अभी बता चुका हूं मैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किसका नाम था, वो ईस्ट का नाम था। यहाँ पे किसका नाम था, ईस्ट का। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर, सिरका बोलते हैं हिंदी में, उसको यूज करता है। ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के बारे में बता दिया है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज इन ग्रोन इन द नेचुरल शुगर, देखो नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन दी ग्रेन्स, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, यहाँ पे इस पे उगाई जाती है, यानी कि इस पे डाली जाती है ईस्ट को। इससे क्या होगा, क्रस्ट फ्रूट यानी कि जो पिसे हुए फ्रूट हैं या जो खराब हुए फ्रूट हैं, ये समझ लो, उनसे ये बनाई जाती है भाई।
उसके बाद में एक नई प्रोसेस आई फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जैसे आपको बताया ना एल्कोहल है ना बनाना, कैसे बनाया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, अभी बता रहे थे ना, यीस्ट को डाल रहे हैं हम शुगर पे, ठीक है ना, तो शुगर को किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बताया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी कि शुगर को एल्कोहल में बदलने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे। इसी से एल्कोहल वाइन इनसे तैयार होती है। लुईस पोस्चर की बात करें तो ये 1857 की बात है जब इन्होंने फर्मेंटेशन की खोज करी। अगर पूछ ले जाए कि फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने करी और कब करी, तो 1857 में आपको लुईस पास्चर दिख रहे हैं। लुईस पोस्चर ने फर्मेंटेशन की खोज करी 1857 में। क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छा। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और देख लीजिए। पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं। व्हेनेवर यू फॉल इन इल, तो आपको डॉक्टर क्या देता है, एक एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, सच एज पेनिसिलिन के इंजेक्शन या कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी सोर्स है इन मेडिसिन की, जो एंटीबायोटिक टैबलेट है उनका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो एंटीबायोटिक टैबलेट भी नहीं बन पाते। दीज मेडिसिन किल, अब इन मेडिसिन का काम क्या होता है एंटीबायोटिक का, ये किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिजीज मतलब बीमारी, कोजिंग मतलब कारण, जो बीमारी का कारण है या बीमारी को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर देती है एंटीबायोटिक टैबलेट, किल या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। और इन्हीं मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। तो आपको पता लग गया होगा एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या है। दीज डेज अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरियाओं के द्वारा अब बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई जा रही है। बैक्टीरिया और फंगी दोनों का यूज कर रही है, मैं सोलूं बैक्टीरिया अकेला, तो बैक्टीरिया भी और फंगी भी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइलिन, इसी के बाद में एरिथ्रोमाइसिन, ये इनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज करी थी भाई पेनिसिलिन की, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज करी थी किसकी, तो यहां से बात कर पेनिसिलिन की, जो पहली एंटीबायोटिक थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको दिख रहे होंगे पिक्चर से, आप पहचान लोगे इनको। और इन्होंने खोज करी थी पेनिसिलिन की। एंटीबायोटिक का पता लगी गया आपको। चलिए, कॉमनली मेड नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो आपको ऊपर बता दी गई है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद दी फीड ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल, यानी कि एंटीबायोटिक का इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज, यानी कि जो प्लांट से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें भी इसका यूज करते हैं पता लगाने के लिए। उसके बाद में बात करें एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट, एक बात और याद रखना है कि एंटीबायोटिक है कभी भी वायरस से होने वाली बीमारी के काम में नहीं आएगी, यानी कि अगर कोल्ड है, आपको जुकाम है, फ्लू है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोई भी वायरस से जो बीमारी होगी उनके लिए एंटीबायोटिक टैबलेट काम नहीं करेगी, ये इसकी कमी है। आगे अगर हम बात करें तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो क्या बताया कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, एंटीबॉडी क्रिएट करती है टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रांता, यानी कि बाहर से जो आक्रमण करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे लड़ती है। हमारी बॉडी में खुद में ये पावर आ जाती है, वो खुद अपने अंदर ये पावर क्रिएट कर लेती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, उसके बाद में हम बात करें तो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। अब आजकल जो तैयार हो गई वो वैक्सीन तैयार हो गई है, जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इसको हम वैक्सीनेशन प्रोसेस, आपने कभी ना कभी बचपन में इंजेक्शन जरूर लगवाए होंगे, पोलियो का इंजेक्शन लगवाया होगा, पोलियो की दवाई भी पी होगी, तो ये वैक्सीन है। वैक्सीन क्या होती है, दवाई तो हमने कहा ना थोड़े देर के लिए असर करती है, लेकिन वैक्सीनेशन लंबे समय तक असर करती है, थ्रू आउट द लाइफ। तो आपने देखा होगा कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस के इंजेक्शन बचपन में ही लगा दी जाते हैं, तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस से होती है। और वैक्सीन की खोज किसने करी, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनाई गई थी 1798 में एडवर्ड जिनर ने खोज करी भी। तो जो वैक्सीन है किसकी, स्मॉल पॉक्स की, उसकी किसने खोज करी, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है यहां से कि जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने करी, स्मॉल पॉक्स की। तो 1798 की बात है, एडवर्ड जिनर ने इसकी खोज करी भाई। चलिए, आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम का तो नाम सुना होगा, इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन, एक्चुअली ए वैक्सीन, एक ये क्या थी, एक वैक्सीन है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलती है। उसके बाद में बात करें इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो सम बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा की बात करें या कुछ बैक्टीरिया की बात करें, वो क्या करते हैं, आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में समर्थ हो जाते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच द सोइल, यानी कि सोइल की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं फिर वो है। एंड क्या करते हैं, सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। उसके बाद में दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये आप देख सकते हो, ये ब्लू ग्रीन एल्गा दिख रहा है आप लोगों को, ब्लू ग्रीन एल्गा पिक्चर है, ये इसका मैग्नीफाइंग रूप दिखा रखा है बहुत बड़ा लार्ज करके, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू एयर ग्रीन एल्गा। ठीक है भाई, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं एनवायरमेंट की। तो क्लीनिंग द एनवायरमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको भी साफ करने में काम में आता है। आपने देखा होगा कई बार जो जो वेस्ट वास्ट होते हैं वो हम फेंक देते हैं बाहर, थोड़े दिन बाद में वो गायब हो जाता है। गार्डन का वेस्ट लगा लो, वेजिटेबल का वेस्ट लगा लो, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिस्पोज कर देते हैं ना, उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, साफ करते हैं। जैसे कि यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, डिके प्लांट, समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, ये मरे हुए देखे होंगे आप लोगों ने आसपास में। यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, और थोड़े दिन बाद में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कीड़े हैं मकोड़े हैं, जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे जीव हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल को, और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि यूज कर लेता है अगेन बाय प्लांट। ठीक है भाई, उसके बाद में हम बात करते हैं, तो हो गए फ्रेंडली नेचर। अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल सच एज डिजीज कॉजिंग, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो डिजीज फैलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में या हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं, वो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे बात करें तो माइक्रोबियल डिजीज, जो माइक्रोब से होने वाली डिजीज है, दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन, यानी कि जैसे कोरोना की लगा लेते हैं, कोरोना का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लगातार ये चल रहा है अभी। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसके टच में आ जाते हैं हम, तो हमारे पास भी वो बीमारी फैल जाती है। तो यही तो कह रहा हूं कि माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन थ्रू, हवा के थ्रू फैले, देखो कोरोना हवा के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू भी फैल जाए, फूड के थ्रू भी फैले, या हम फिजिकली किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं, टच कर देते हैं तो भी फैलता है। ऐसी बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज, तो यानी कि कोरोना क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, ठीक है भाई, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी क्या है भाई, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि चिकन पॉक्स कैसी है, तो चिकन पॉक्स भी क्या है, आपने बोलेंगे इसको कम्युनिकेबल डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। जुकाम क्या है, कॉमन कोल्ड का मतलब जुकाम, ये भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अपने नोट्स आप बना लेना, जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्जाम की, उसमें आप अपने नोट्स जरूर तैयार कर लेना। मैं एनसीईआरटी आपको मेन मेन पॉइंट करवा रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जिस भी आप एग्जाम में बैठोगे, खास करके केवीएस एनपीएस में। देयर आर सम ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल विच आर करियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यहाँ पे बता रहे हैं कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमारी करियर होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के, यानी कि जो डिजीज को फैलाने वाले, यानी कि जो पैथोजन है उनको कैरी करके लेके आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ हाउस फ्लाई की, अगर हाउस फ्लाई गार्बेज पे बैठेगी या एनिमल के एक्सक्रीट पे बैठेगी, तो वही क्या करेगी, वो पैथोजन का काम करेगी, क्योंकि वो पैथोजन होंगे जो उस जो अपना वेस्ट है, एनिमल वेस्ट लगा लो या किसी में भी, वो उस मक्खी के ऊपर चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और उसके बाद में वो जो अनकवर्ड खाने पे बैठेगी तो उस पर वो आ जाएगा, और वो फिर हमारी बॉडी में फूड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कहा भी जाता है कि अनकवर्ड फूड कभी भी नहीं खाना चाहिए। और एग्जाम्पल लगाए तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात कर लेते हैं, जो कि करियर होता है मलेरिया बीमारी को फैलाने के लिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है भाई। ये बहुत आती है बीमारियां बारिश के मौसम में, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो भाई। इसी प्रकार से अगर हम डेंगू वायरस की, बहुत ज्यादा लोग मरते हैं डेंगू वायरस से, तो इसकी बात करें तो फीमेल एडिज मॉस्किटो। तो ये दोनों याद कर लेना है। मलेरिया का पैरासाइट कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और इसी प्रकार से डेंगू वायरस की बात करें तो फीमेल एडिज मॉस्किटो भाई। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो दिखा रखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज दिखा रखी हैं, सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखिए। तो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट नंबर पे बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये किससे होती है, तो आंसर बैक्टीरिया से होती है। पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलती है, अभी बताई थी मैंने। ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती है। इसी प्रकार से मेजल्स है वो वायरस, ठीक है भाई, वायरस से। इसी प्रकार से चिकन पॉक्स की बात करें तो वो भी वायरस से फैलता है, पोलियो भी वायरस से। तो मेजल्स तीसरे नंबर पे, चिकन पॉक्स, और चौथे नंबर पे पोलियो। तो हम बात करें या पांचवें नंबर पे बात करूं तो मैं यहाँ पे हेपेटाइटिस, ठीक है भाई। चलो इसको नाम चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 1, नाम दे देता हूं, इसको नाम देता हूं 2, इसको नाम देता हूं 3, और इसका नाम देता हूं मैं
4। तो ये 4 हैं जो वायरस से होने वाली है, यहाँ पे आपको दिख रही है, मेजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। इसी प्रकार से ट्यूबरक्लोसिस से बैक्टीरिया से होती है, ये याद कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे नंबर पे कोलेरा है, वो बैक्टीरिया से होती है, और यहाँ तक कि टाइफाइड है वो भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। अब ट्रांसमिट कैसे होती है देखिए, तो ट्यूबरक्लोसिस हमने बता दिया भाई बैक्टीरिया से होती है, लेकिन किसके थ्रू होती है, तो आंसर एयर के थ्रू फैलती है, हवा से फैलती है भाई। इसी प्रकार से मेजल्स, खसरा बोलते हैं ना इसको, वायरस, तो वायरस से तो होती है लेकिन कौन फैलाता है, तो एयर के थ्रू फैलती है। इसी प्रकार से चिकन पॉक्स वायरस से होती है, लेकिन ये एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से, चिकन पॉक्स कॉन्टैक्ट करोगे, टच करोगे उस पर्सन को तब भी, और हवा के थ्रू भी फैलेगी। इसी प्रकार से पोलियो एयर से भी फैलेगा और पानी से भी फैलता है भाई, पानी, ठीक है ना, वाटर में भी पोलियो नाम का वायरस आ जाता है। बैक्टीरिया की बात करें, वाटर और फूड से फैलता है, कोलेरा, कोलेरा बैक्टीरिया से फैलती है और वाटर और फूड के थ्रू ये फैलती है। इसी प्रकार से टाइफाइड है वो वाटर से फैलता है। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो वाटर के थ्रू फैलता है, यानी कि अगर आपको बचना है इससे, प्रिवेंशन आप पढ़ सकते हो कैसे बच सकते हैं, बॉइल्ड वाटर को पीजिए भाई, ठीक है ना, और इसकी वैक्सीनेशन लीजिए। हेपेटाइटिस की तो बचपन में लगाई जाती है। इसी प्रकार से मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ से फैलता है, और आपको बताया था मॉस्किटो फैलाता है, कौन सा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बताया था ना। चलिए बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स, रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करें, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर करी थी बैक्टीरिया की भाई, कौन से बैक्टीरिया की, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की खोज करी थी, एंथ्रेक्स डिजीज का पता लगाया है इसने, रॉबर्ट कोच ने। तो एंथ्रिक्स कोज द डिजीज कोज, तो ये पता लग गया, बेसिलस एंथ्रेक्सिस, इसकी खोज करी थी भाई, एंथ्रेक्स बीमारी की, ठीक है भाई। तो नाम क्या है, रॉबर्ट कोच। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें तो कुछ प्लांट की डिजीज भी पेपर में आ जाती है, सिट्रस कंकर यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, रस्ट वीट फंगी से होती है, फंजाई से, येलो वेन या मोजाइको भिंडी, ओकारा वायरस, ये आप पिक्चर देख सकते हो कि सिट्रस फ्रूट में क्या, कैंकर में क्या होता है, रस्ट और वीट में क्या हो जाता है, यहाँ से आप पिक्चर देख के अच्छे से समझ सकते हो भाई। चलिए आगे चलते हैं। फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर ले। कई बार आपने देखा होगा पार्टी पुर्टी में जाते हो और बाद में वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है खाना, क्योंकि आप उल्टा सीधा खा लेते हो, बहुत सारे टाइप की वैरायटी खा लेते हो, तो उसको डॉक्टर के पास जाओगे तो उल्टियां हुई तो उससे बोलेंगे कि फूड पॉइजनिंग हुआ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, फूड पॉइजन। यानी कि पहली है ये भी वंडर कर रही है कि हाउ फूड कैन बी बिकम पॉइजन, यानी कि फूड कैसे जहर बन सकता है। भाई जहर मिलाए तो अलग बात है, लेकिन अपने आप कैसे बन सकता है, तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू दी कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा फूड खाने से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया हो, यानी खराब कर दिया हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारे फूड के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वो जहरीले सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करता है। दीज दीज मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग सीरियस इलनेस, तो इससे फूड कैसा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। सो हमें फूड को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो फूड खराब ना हो। फूड खराब हुआ खाओगे तो फूड पॉइजनिंग होगी, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं या हमारी डेथ भी हो सकती है। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल करते हैं हमारे फूड को, तो स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल, जिससे पता लग जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है कलर, तो यानी कि फूड खराब हो गया। अब इसको हम प्रिजर्व कैसे करें, यानी कि लंबे समय तक कैसे चलाएं, ठीक है भाई। तो लंबे समय तक चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। आप लोगों ने देखा होगा घर में दूध आता है तो हम उसको गर्म कर लेते हैं, बाहर से अगर दूध ये से लेते हैं तो, या फिर थैली का दूध लेके आते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके फ्रीज में रख देते हैं, तो वो सुबह से शाम तक चल जाएगा। अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो कॉमन मेथड है, या फ्रीज में जैसे सुबह सब्जी बनाई है शाम को खानी है, तो सब्जी वेजिटेबल है हमारी, उसमें फ्रीज में डाल देते हैं, लंबे समय तक चल जाती है, शाम तक चल जाती है, गर्मियों में नहीं तो बाहर खराब हो जाएगी ना। तो यानी कि बहुत सारे मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ मेथड है, जैसे कि हम बात करें केमिकल मेथड की बात करें तो साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर ऑफ द कॉमन केमिकल, जो साल्ट हैं और जो तेल जो हम खाते हैं वो कॉमन है, केमिकल है जो कि हमारे खाने को बचाते हैं भाई, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो जो ये साल्ट है, एडिबल ऑयल है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, कि फूड को बचाने वाला। कुछ कॉमन और भी है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट की बात करें, या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड की बात करें, मेटा बाइसल्फेट की बात करें, ये कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है। तो आपसे पूछा जाए कि ये तो है ही है साल्ट, एडिबल, ये ऑयल, तो इसके अलावा अगर हम पूछा जाए केमिकल की तो सोडियम बेंजोएट, याद कर लेना, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटासल्फाइड, ठीक है भाई, कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद में आगे चलें, कॉमन साल्ट से कैसे होता है वो देखिए, कि कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट, मीट को बचाने के लिए, फिश ऑफ एजिज, फॉर एजिज, मतलब लंबे समय तक चलाने के लिए मछली को हम उस पर नमक डाल देते हैं। तो मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट, सूखे साल्ट उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके भाई, ठीक है ना। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द आंवला, आंवला को, रा मैंगोज को,
टेमराइंड, इमली को, इनको बचाने के लिए भी यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो अचार बेचने वाले होते हैं उनका अचार खारा होता है, यानी कि नमक ज्यादा होता है जो बाहर बेचने आते हैं ना। इसका कारण यही है क्योंकि उसमें नमक ज्यादा डाल रखा है। नमक क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है, यानी कि फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। चलिए आगे चलते हैं। शुगर का भी यूज करते हैं कुछ लोग, जैम में जैसे शुगर होता है, जैम में, जेली में शुगर डला रहता है, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। क्योंकि शुगर कैसे काम करता है? शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पॉइल द फूड, विच स्पॉइल द फूड, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, क्योंकि ये शुगर को क्या कर देता है? मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है भाई। ठीक है, आगे चलिए बात करें तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से भी करते हैं, अचार में डाल देखा होगा आपने, बूफाण लग जाती है अगर ऑयल का यूज नहीं करेंगे तो, इसलिए ऑयल में डाल के रखते हैं। विनेगर का भी डालते हैं ताकि हम अचार को बचा सके, पिकल को बचा सके। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट, यानी कि ऑयल में या विनेगर के साथ में अगर हम डाल लेंगे तो वो रह नहीं सकता बैक्टीरिया। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, तो ये उस मेथड से भी इनको लंबे समय तक चलाया जाता है। आगे बात करें पोस्चराइजेशन, जैसे कि हमने देखा होगा कि व्हाई डज ए मिल्क दैट कम फ्रॉम पैकेट्स नॉट स्पॉइल, वो जल्दी से खराब नहीं होती। माय मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पोस्चराइज, यानी कि उन्होंने बताया, हाँ मेरी मम्मी ने, कि वो क्या है? पोस्चराइजेशन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोस्चराइजेशन है क्या? तो देखिए पोस्चराइजेशन में होता है कि मिल्क होता है कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम दी हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी बिना बॉइल किए हुए भी हम पोस्चराइज मिल्क को यूज कर सकते हैं। कैसे होता है ये? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री के ऊपर तो गर्म किया जाता है दूध को। पहले तो जहां ये पैकेट पैक होते हैं वहां पे क्या करते हैं? सबसे पहले इनको अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, और जैसे वो गर्म होता है 15 से 30 सेकंड के लिए तो गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या कर दिया उन्होंने? गर्म करा, और 15 से 30 सेकंड की बात करी गर्म, और सडनली उसने अचानक क्या कर दिया? उसको चिल्ड कर दिया, और अचानक उसमें ठंडा करके स्टोर कर दिया, एकदम चिल्ड करके स्टोर कर दिया। इससे क्या होगा कि जो गर्म करा था कीटाणु तो मर गए, और एकदम से ठंडा कर दिया तो अब उसमें और होगा नहीं। अगर हम जैसे करते हैं गर्म करके बाहर रख देंगे तो धीरे धीरे करके उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, तो दूध खराब हो जाता है। इसीलिए हम गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं ना, यही तो कारण है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्चराइजेशन बोलते हैं। पूछ ले जाएगी पोस्चराइजेशन किसने खोज करी? तो लुईस पोस्चर ने खोज करी भाई। लुईस पोस्चर ने पोस्चराइजेशन की खोज करी। क्या करते हैं इसमें? दूध हो उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और फिर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, और उसके बाद में एकदम से चिल्ड कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? पोस्चराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें भी। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में आप सभी जानते हो 78% तक नाइट्रोजन है, सभी को याद भी होनी चाहिए। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करता है। अब बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता का है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया लीव करता है रूट नोड्यूल में, यानी कि जड़ों में। लेगुमिनस जो भी प्लांट होते हैं, यानी कि फलीदार पौधे जो भी होते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, पी प्लांट में या बीन्स में ये मिलेगा। उनकी जो जड़ें हैं ना, गुच्छेदार जड़ें होते हैं, नोड्यूल्स होता है, उनमें मिलता है रूट नोड्यूल में, विच आर सिम्बायोटिक रिलेशन, और इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? रूट्स को क्या देता है? पेड़ को नाइट्रोजन देता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का कंपाउंड देता है, और आपका जो पेड़ है वो उसको क्या देता है? शेल्टर देता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे पे ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। सिम्बायोटिक का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड रहना, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो रूट के नोड्यूल यहाँ दिखा रखे पिक्चर, ये नोड्यूल आपको दिख रहे होंगे ये वाले। तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। लेगुमिनस प्लांट जितने भी उसके रूट नोड्यूल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा। अब नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। आवर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, और वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने, जैसे कि हम लोग हैं, क्योंकि ये पार्ट होती है किसका? प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का। जो नाइट्रोजन है वो वेरी एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेयर, आगे बात करें, द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन 78% हमने बता तो दी, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ली जा सकती बाय द प्लांट और एनिमल्स, हम लोगों के द्वारा नहीं ली जा सकती। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, सर्टेन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा जो कि प्रेजेंट होते हैं सोइल में, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड उसमें क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जब देखो एक बार तो ये क्या करते हैं, रूट नोड्यूल में जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया ही है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल दिया। जैसे वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलेगा वो यूटिलाइज हो जाएगी किसके द्वारा? प्लांट। अब उसको प्लांट खा लेगा फ्रॉम द सोयल। दीज रूट्स सिस्टम्स के थ्रू वो क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा हेल्प कर लेते हैं, और द प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड में ये यूज कर ले जाते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट, और एनिमल जो प्लांट पे जो डिपेंड होते हैं, फीडिंग कर रहे होते हैं, उनको भी वो प्रोटीन मिल जाता है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। इसीलिए तो कहा जाता है चने में प्रोटीन होता है,
बोलते हैं ना चना खाना चाहिए, चने में क्या होता है, दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इनके रूट के नोड्यूल में, रूट जो है ना, रूट में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। वो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करता है, वो यूज कर लिया जाता है रूट के थ्रू, वो एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस से वहां से प्रोटीन का बना लिया जाता है। आगे की बात करें, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोयल कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजिनियस वेस्ट में, तो नाइट्रोजिनियस वेस्ट में कन्वर्ट कर देती है और नाइट्रोजिनियस कंपाउंड टू दी यूज बाय द प्लांट अगेन, और दोबारा से इनको यूज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, ये लास्ट टॉपिक आज का नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो यहां से शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से आप देखोगे तो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, जो लाइटनिंग होती है वो भी फिक्स करती है। मैंने कहा ना राइजोबियम बैक्टीरिया तो करता ही करता है, उसके अलावा जो लाइटनिंग होती है वो भी करती है, जो हमारी लाइट है वो भी करती है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गा की बात करें, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद में बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि मान लो वो प्लांट है, वो डेड हो गया, नीचे गिर गया, तो वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में अगेन बदल दिया जाता है, और कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सोयल, वो सोयल में कन्वर्ट होकर आ गया। यहां से भी आ गया, यहां से वो अपटेक कर लिया जाता है, वापस प्लांट के द्वारा खा लिया जाता है, या फिर वो बैक्टीरिया टर्न कर देता है नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड गैस में, नाइट्रोजन गैस में कंपाउंड वापस कन्वर्ट हो जाती है। यहां से अपटेक करा था प्लांट ने, प्लांट्स को एनिमल ने खाया, एलिमेंट ने ईट किया और नाइट्रोजन वेस्ट आया और उसको डिकम्पोज करके यहाँ आ गया एक्सक्रिएट करके। तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। उसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहते हैं क्या क्या पढ़ा, तो यहाँ आप देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल अनएडेड आई, ये जो भी पॉइंट पढ़े उनके छोटे छोटे पॉइंट है। दे कैन लिव ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ये बताया था आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड द बॉडी ऑफ प्लांट, इनमें मिलते हैं। द यूनिसेलर और मल्टीसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो ग्रुप है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, सम एल्गा, ठीक है ना। वायरस भी एक अलग ग्रुप है जो कि नॉन लिविंग में आता है और बाद में बॉडी में जाने के बाद लिविंग। वायरस डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट बॉडी, सिर्फ होस्ट बॉडी में। बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल सेल, इनके अंदर भी ये मिलता है, इनके अंदर ये सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, एल्कोहल आपको बताया है। तो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो भाई, ठीक है। उसके अलावा आप एमसीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हो एनसीईआरटी के, तो यहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करवा देता हूँ। जैसे कि ईस्ट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, आप सभी को पता है। द फॉलोइंग आर एंटीबायोटिक, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको पढ़ाई है। करियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आपको बताया था। द मोस्ट कॉमन करियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज का है वो हाउस फ्लाई होती है। द ब्रेड ऑफ इडली डग राइज, ये बताया था ना, जो राइज क्यों हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है किसमें, ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल को बोला था फर्मेंटेशन। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ये भी आपको करवा दिए गए, पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।